सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी ग्रोफा। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि कैसे VS कोड को इंस्टॉल किया जाता है। सो आई होप अब आपने अपने सिस्टम के अंदर VS कोड को इंस्टॉल कर लिया होगा और मैंने आपको उसके अंदर कैसे एक HTML फाइल को क्रिएट करते हैं, फिर उसको ब्राउजर में कैसे अपने लेआउट को रेंडर करते हैं, वो सारी चीजें हमने लास्ट क्लास में देखी थी। और आज की क्लास में हम लोग जानेंगे कि HTML का पूरा लेआउट क्या होता है, पूरा HTML के अंदर यूज होने वाले टैग्स और एलिमेंट्स, एट्रीब्यूट्स क्या क्या होते हैं, किसका रोल क्या होता है ना, वो सारी चीजें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए आज अपनी क्लास को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने VS कोड को ओपन कर लेता हूं, है ना। अब इसके अंदर मैंने एक और से नई फाइल बनाई, इसका नाम मैंने index.html रखा। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे टाइप किया HTML5 तो आपने देखा होगा बहुत सारा आपको यहाँ पे कंटेंट दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए हम एक एक करके इन सबको समझ लेते हैं। इसको मैं थोड़ा सा कर लेता हूँ जूम। और जैसे कि जो सबसे पहले हमारा आता है डॉक टाइप HTML। डॉक टाइप HTML का मतलब ये होता है कि जब भी आप HTML का कोड को अपने किसी भी ब्राउजर में रेंडर करवाते हो, चाहे वो क्रोम हो, सफारी हो, फायरफॉक्स हो, ओपेरा मिनी हो या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज हो, कोई सा भी ब्राउजर हो, तो ये डॉक्यूमेंट टाइप क्या करता है, ये आपके ब्राउजर को आपके डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि हम ब्राउजर में एक HTML नाम की फाइल को रेंडर करा रहे हैं। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट टाइप HTML का तो रोल ये होता है, अगर मैं ये सारा कोड हटा दूं, ठीक है, इसको भी हटा देते हैं, बस खाली हमने यहाँ पे एक डॉक टाइप HTML को छोड़ा है। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम एक HTML की फाइल को क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले हमारा काम होता है एक HTML को लिखना। HTML को लिखने के लिए हमने क्या किया, इसको मैं दोबारा से हटा देता हूँ। सबसे पहले मैंने एक ओपनिंग टैग लगाया, देन मैंने एक क्लोजिंग टैग लगाया। ठीक है, अब इस ओपनिंग टैग के अंदर लिखा मैंने HTML और क्लोजिंग टैग के अंदर भी लिखा मैंने HTML। अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग क्या होते हैं, इस पर थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। ओपनिंग टैग का मतलब ये होता है कि वेबसाइट बनाते समय जब भी आप HTML का कोड को राइट करते हो तो ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जिन टैग्स को अपने ब्राउजर में रेंडर कराने के लिए आपको ओपनिंग और ओपन करना होता है, फिर क्लोज करना होता है। साथ ही साथ में कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग्स होते हैं। अब ये कौन से टैग्स होते हैं वो हम धीरे धीरे अभी हम इस वीडियो में जान जाएंगे। तो जैसे ही आपने एक index.html के नाम की फाइल बनाई, उसके अंदर सबसे पहले आपने एक डॉक टाइप HTML को आपने ओपन कर लिया। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या करना है, आपको सीधा आपने आना है, HTML का कोड राइट कर रहे हो तो HTML को ओपन करो, फिर उसको क्लोज करो। अब उसके बाद क्या आता है, उसके बाद हमने लिखा है हेड सेक्शन। हेड सेक्शन को मैंने ओपन किया, क्लोज किया, देन उसके बाद हेड सेक्शन के बाहर आया। अब हम HTML के अंदर दो चीज बना रहे हैं, हमने पहला तो बना लिया हेड सेक्शन, दूसरा हम बना रहे हैं बॉडी। अब हेड सेक्शन क्या होता है, बॉडी क्या होती है ना, इसके अंदर कितने तरीके का कंटेंट यूज होता है, कौन कौन सा कंटेंट हम इसमें डालते हैं, वो सारी चीज हम देखते हैं। अब हेड सेक्शन का नाम ये होता है, सबसे पहले मैं काम करता हूँ, मैं इसको राइट क्लिक करके मैं यहाँ पे कर लेता हूँ ओपन विद लाइव सर्वर। अब मैंने अपने डिजाइन को पूरा लाइव सर्वर में ओपन कर लिया है। अभी तक हमने इसमें कुछ भी रेंडर नहीं करा है, इसलिए पूरा पेज ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब हम क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम आते हैं हेड सेक्शन के अंदर मैंने एक दिया टाइटल। ठीक है, टाइटल के अंदर मैंने यहाँ पे लिख दिया DIGROWFA। मैंने जो मेरा वेब पेज है उस वेब पेज का नाम मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपने यहाँ पे देखा होगा, अब ये आपका यहाँ पे डी ग्रोफा लिखा हुआ आया है। अगर मैंने सपोज में टाइटल मैंने नहीं दिया होता तो क्या काम होता है इसका, तो ये जो मेरा URL है ना, ये URL मेरा टाइटल की जगह ले लिया है। अगर मैं यहाँ पे टाइटल दोबारा से डाल दूं और यहाँ पे मैं दोबारा से डी ग्रोफा लिख दूं तो अब आप देखोगे कि यहाँ पे अब जो हमने अपने इसका नाम दिया वो यहाँ पे हमने डिफाइन कर लिया है। अब बात आती है हमारी बॉडी की। ठीक है, अब बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ही मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक वेबसाइट का पूरा एक एग्जांपल समझाया था, उसमें क्या था, जितना भी कंटेंट आपको वहां पे दिखाई दे रहा था ना, वो सारा का सारा कंटेंट का कोड बॉडी टैग के अंदर लिखा गया था। अब मैं क्या करता हूँ, बॉडी टैग के अंदर आता हूँ, यहाँ पर मैंने एक लगाया H1 टैग और यहाँ पे मैंने लिखा हेलो डी ग्रोफा। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर आया तो मेरे को यहाँ पे हेलो डी ग्रोफा प्रिंट हो गया है। ये हो गई, H1 टैग को बोलते हैं हेडिंग। अब हेडिंग में HTML के अंदर क्या करता है, HTML ना हमें हेडिंग की बहुत सारी वैरायटी प्रोवाइड कराता है। कैसे कि आप H1 से लेकर के यानी कि आप हेडिंग 1 से लेकर के हेडिंग 6 तक की यानी कि 6 तरीके की हेडिंग आप इस HTML कोड में यूज कर सकते हो। तो ये तो हमने हमारा हो गया H1। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे हेलो डी ग्रोफा के बाद में लिख
देता हूं हेलो डीग्रोफा और यहाँ पे IMH1। ठीक है, अब आप देखोगे हेलो डीग्रोफा IMH1। अब मैंने यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने एक H2 टैग लगाया, उसको मैंने ओपन किया, फिर देन मैंने क्लोज किया, फिर उसके अंदर मैंने ये सारा कंटेंट मैंने किया कॉपी और यहाँ पर आके कर दिया पेस्ट और इसको मैंने कर दिया H2। इसको हम सेव करते और अपने ब्राउजर में चलते तो आपने ध्यान दिया होगा कि जो ये H2 कंटेंट है ये H1 कंटेंट से थोड़ा सा फॉन्ट साइज उसका छोटा है। सेम एज हम क्या करते हैं, एक H3 कंटेंट लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर देता हूँ, यहाँ पे मैंने ले लिया H3 और हमने देखेंगे H3 H2 से और छोटा है। सेम हम ऐसे करते हैं H6 तक का सारा कंटेंट यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो गया हमारा H4, ये मैंने यहाँ पे कर दिया, ये मेरा H4 है। देन यहाँ पे लिखा मैंने H5, ये मैंने किया पेस्ट, इसके अंदर ये मेरा H5 है और ये लिखा मैंने H6 और यहाँ पे मैंने कर दिया H6। अब हम अपने ब्राउजर में देखते हैं तो यहाँ पे जैसे जैसे हमारे हेडिंग का नाम बढ़ता गया वैसे वैसे उसका फॉन्ट साइज छोटा होता गया। यानी कि सबसे पहले हमने H1 लिया था, वो बहुत बड़ा था फॉन्ट साइज, H2 लिया, उसका फॉन्ट साइज और छोटा हो गया, H3 और छोटा, ऐसे ही H4, H5, H6 तक आते आते इसका फॉन्ट साइज बिल्कुल छोटा हो गया। तो ये हमारे HTML में 6 तरीके की हेडिंग होती है जो कि हम अपने जब भी हम एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं तब हम उनका वहां पे यूज करते हैं। ठीक है, अब ऐसे हम बात करते हैं अगर हमें एक पैराग्राफ लिखना हो तो पैराग्राफ के लिए हमने एक लगाया P टैग को भी मैंने ओपन किया, देन मैंने क्लोज किया। अब यहाँ पे मैं कुछ कोई डमी टेक्स्ट ले लेता हूँ। डमी टेक्स्ट के लिए ये किया मैंने लोरियम इप्सम पे गया और यहाँ से हम क्या करते हैं, कुछ डमी टेक्स्ट हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये मैंने किया कॉपी, यहाँ कर दिया मैंने पेस्ट। अब देखें हम अपने यहाँ पे, तो अब यहाँ पे हमें अपना एक पैराग्राफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, सेम एज अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, पैराग्राफ के बाद में हम एक लगाते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें एक टेक्स्ट को बोल्ड करना है। तो बोल्ड करने के लिए क्या लिखेंगे, ओनली बी टैग लगाओ, बी को ओपन करो, उसको क्लोज करो और यहाँ पे हेलो डीग्रोफा। ठीक है, अब आप देखेंगे जो ये हेलो डीग्रोफा लिख करके आ रहा है ये बिल्कुल बोल्ड हो करके आ रहा है ना। सेम एज अगर हम चाहते हैं कि जो ये हेलो डीग्रोफा हमने प्रिंट कराया है इसको हमको इटैलिक करना है, तो इटैलिक करने के लिए मैंने सिंपल लगाया आई और यहाँ पे मैंने फिर से हेलो डीग्रोफा को मैंने कर दिया पेस्ट। अब आप देखेंगे हेलो डीग्रोफा टाइप करते ही ये हमारा इटैलिक में कन्वर्ट हो गया है। लेकिन आपने अगर ध्यान दिया होगा हमने यहाँ पे H1 से लेकर के H6 देन P हमने इस सारे टैग्स का यूज किया, लेकिन ये तो नई लाइन से स्टार्ट हुए हैं। तो हेलो डीग्रोफा और जो ये हमने बोल्ड टैग लिखा और ये इटैलिक टैग लिखा ये आमने सामने एक ही लाइन में कैसे आ रहे हैं। तो HTML के अंदर क्या होता है, 2 तरीके के टैग वर्क करते हैं। सबसे पहला होता है ब्लॉक लाइन एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। तो ब्लॉक लाइन एलिमेंट वो एलिमेंट होते हैं जो कि अपनी पूरी विड्थ को कवर करते हुए चलते हैं, जैसे कि H1 कर रहा है, P कर रहा है, H2 से लेकर के H6 कर रहा है। ठीक है, और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। इनलाइन एलिमेंट का मतलब ये होता है कि जितनी भी उसकी विड्थ होती है ये बस खाली उसी विड्थ तक ही सीमित रहते हैं। जब भी उसके बाद पे आप एक नया टैग यूज करोगे तो वो उसी लाइन से उस टैग को शो कराना स्टार्ट कर देगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पे एक बोल्ड टैग लगाया था और एक इटैलिक टैग लगाया था, तो ये दोनों एक इनलाइन एलिमेंट हैं, इसीलिए बैक टू बैक आमने सामने आ रहे हैं। अगर मैं एक स्पैन टैग का भी यूज कर लेता हूँ, उसके अंदर भी मैं लिख देता हूँ, उसके अंदर भी मैं हेलो डीग्रोफा को प्रिंट करा देता हूँ, तो इसमें आप देखेंगे तो स्पैन टैग भी इसी के साथ में आगे बढ़ता हुआ चले जा रहा है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमने यहाँ पे 3 टैग का यूज किया, जो तीनों के तीनों टैग एक ही लाइन में आ रहे हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम इसे बीच में से ब्रेक कर दें, तो ब्रेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पे लिखते हैं BR टैग। BR टैग को जैसे मैंने लिखा तो ये तीनों जो है तीनों में से एक टैग हो गया ना ब्रेक। अब आपके मन में ये चीज आ रही होगी कि हमने BR टैग को बस खाली ओपन किया, इसको हमने क्लोज तो किया ही नहीं, तो ये वर्क कैसे कर गया। तो जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि HTML के अंदर बहुत सारे टैग्स ऐसे होते हैं जिनको हमें ओपन और क्लोज करना होता है, लेकिन
कुछ टैग्स ऐसे भी होते हैं जो सेल्फ क्लोजिंग टैग होते हैं, जैसे कि BR। इन टैग्स को क्लोज करने की कोई जरूरत नहीं होती है, ये ऑटोमेटिक ही क्लोज हो जाते हैं। ऐसे ही एक BR टैग मैंने इसे I के बाद लगा दिया और एक BR टैग मैंने स्पैन के बाद लगा दिया। ठीक है, अब आप देखेंगे तो ये तीनों के तीनों टैग अलग अलग न्यू लाइन से स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिस्ट बनाते हैं, है ना। हम लिस्ट के लिए हम लिख देते हैं UL का मतलब होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है कि जो डिफाइन नहीं होता, इसको बोलते हैं, UL को बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब ये होता है कि इसके अंदर आप जितने भी लिस्ट आइटम में डालोगे वो आपको उसका सीरियल नंबर डिफाइन नहीं करके देगा, ये अनऑर्डर्ड लिस्ट होती है। ठीक है, आप कोई सा भी लिस्ट आइटम बैक टू बैक कहीं पर भी एडजस्ट कर सकते हो। HTML के थ्रू लिस्ट डिफाइन करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना है UL के अंदर आप एक लिखोगे LI का मतलब ये होता है, ये हो गया लिस्ट आइटम। अब मैंने क्या किया, मैंने अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक LI डिफाइन कर दिया, यानी कि मैंने एक लिस्ट आइटम को डिफाइन कर दिया और इसके अंदर मैंने लिख दिया I am list 1। अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर हमारी एक लिस्ट स्टार्ट होकर के ऑटोमेटिक आ गई है। सेम एज मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कर देता हूँ LI को कॉपी और इसको मैंने कर दिया पेस्ट। ठीक है, अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी लिस्ट बन करके आ गई है। अगर अब हम यहाँ पे चाहें कि हमें चाहिए एक ऑर्डर लिस्ट जिसके अंदर वो सीक्वेंस में ये लिस्ट नंबर 1 है, लिस्ट नंबर 2 है, लिस्ट नंबर 3 है, ये सारी चीजें लिख करके आए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम करते हैं OL का यूज। OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट और OL के अंदर मैंने एक लगाया LI और मैंने LI एक काम करते हैं, सारी के सारे लिस्ट आइटम कॉपी करके हम इस OL में भी डाल देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे तो ये दोनों के दोनों लिस्ट आइटम का कंटेंट सेम है, लेकिन जो ये ऊपर वाली लिस्ट है ये एक अनऑर्डर्ड लिस्ट है और ये नीचे वाली लिस्ट है ये एक ऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें आपको ऑर्डर सीक्वेंस वाइज दिखाई दे रहा होगा कि ये 1 लिस्ट है, ये लिस्ट नंबर 2 है, ये लिस्ट नंबर 3 है, ये सारी चीजें आ रही होंगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा होगा कि बहुत सारी वेबसाइट्स पे इमेजेस का भी यूज होता है। अब वो HTML के थ्रू इमेज कैसे लाई जाती है वो चीज देखते हैं। तो उसके लिए हम लगाते हैं एक IMG टैग। तो जैसे ही आप एक IMG टैग लगाओगे तो वहां पर आपको 2 एट्रीब्यूट नजर आएंगे। पहला एट्रीब्यूट होता है SRC का मतलब होता है ये सोर्स। ये कहता है कि जहां पर भी आपका इमेज का सोर्स है वो सोर्स की लोकेशन, उसका पाथ आ करके आप यहाँ पे डाल दो। और सेम ऐसे ही होता है एक ऑल टैग का मतलब ये होता है, कभी कभार क्या होता है ब्राउजर आपकी इमेज को लोड नहीं कर पाता है ना, या फिर किसी रीजन की वजह से आपकी इमेज ब्राउजर में लोड नहीं हो पा रही है या फिर कुछ एरर आ रहा है, तो ये ऑल टैग क्या करेगा ना, ऑल टैग मदद कर देगा आपको पहचानने में कि यहाँ पर आपने कौन से इमेजेस का यूज किया हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको इमेज का नाम लिख देना है ना, इमेज का नेम देना है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे सोर्स के अंदर अभी तक मैंने इमेज का सोर्स नहीं दिया है, मैंने खाली इमेज का नेम दे दिया है। अब मैं अपने यहाँ पर आऊँगा, ये यहाँ पे हमारी इमेज आई लेकिन इमेज नहीं आई है, यहाँ पे आया है बस खाली उस इमेज का नेम जो कि मैंने इस एट्रीब्यूट के अंदर डाला था, है ना। अगर इमेज को लाने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से कुछ डमी इमेजेस ले लेता हूँ और डमी इमेज लेने के लिए सपोज डैट मैंने यहाँ पर एक ले ली ये वाली इमेज, है ना। इस वाली इमेज को एक सेकेंड ये ना लेते हैं, हम आते हैं डमी इमेजेस पे और डमी इमेजेस के लिए हम ले लेते हैं ये वाली इमेज। इस इमेज का मैंने किया सेव, ठीक है, और सेव करने के लिए मैं गया अपने डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप के अंदर हमारा YouTube क्लास के नाम का फोल्डर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, इमेज के नाम का हमने इसको कर दिया डाउनलोड। अगर आप अपने VS कोड में देखोगे तो आपको यहाँ पर ये इमेज दिखाई दे रही है, ठीक है। अब इमेज लाने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया कि मुझे पता है कि जहां पर मेरी HTML की फाइल है उसके जस्ट बगल में हमारी इमेज है, तो मैंने क्या किया, मैंने इमेज का नाम दिया और जो उसका एक्सटेंशन था वो वाला एक्सटेंशन भी हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया। अब हम यहाँ पर आते हैं अपने पेज पे, तो आप देखेंगे यहाँ पर वो वाली इमेज का यूज हो गया है ना। तो ये सारे वो बेसिकली कॉमन टैग होते हैं जो हम अपनी वेबसाइट को बनाते समय जिसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब बात यहाँ पे ये आती है कि आपने बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी देखी होंगी जिनके क्लिक पे हम एक नए पेज पे चले जाते हैं,
है ना, हम अपना पेज को स्विच कर देते हैं, दूसरे पेज की तरफ मूव हो जाते हैं। तो उस चीज को HTML के थ्रू हैंडल करने के लिए हम एक एंकर टैग का यूज करते हैं। एंकर टैग के अंदर जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको एक एट्रीब्यूट नजर आ रहा होगा href नाम का, ठीक है। ये href क्या करता है, अगर सपोज दैट ये मैंने href अभी कर दिया है ब्लैंक, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख दिया आई एम लिंक, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, ये हुआ मेरा पेज रिफ्रेश, ठीक है। अब आपको यहाँ पे आई एम लिंक बन करके मेरा टेक्स्ट आ गया है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इमेज को और लिंक को कर देते हैं ब्रेक। उसके लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं लगाया एक BR टैग और हमारी लिंक हो गई है ब्रेक। अब आपको यहाँ पे, है ना, अब आपको यहाँ पे लिंक दिखाई और दे रहा होगा। क्या इस लिंक के क्लिक पे हम कहीं जाएंगे, हैं? इस लिंक के क्लिक पे अभी मैं इसी पेज पे ही रह रहा हूँ, मैं किसी और पेज पे जा ही नहीं रहा। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अभी तक मैंने इसका रेफरेंस बताया नहीं कि आपको क्लिक पे जाना कहाँ पर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मैं जाता हूँ गूगल पे, है ना, और मैं गूगल पे आता हूँ, मैं ये वाले मैंने लिंक को किया मैंने कॉपी, और मैं अपने इस कोड में आकर के मैंने बोल दिया कि आपको इस वाली लोकेशन पे जाना है जब आप इस लिंक पे क्लिक होते हो। मैंने पेज को किया रिफ्रेश। अब मैं इस पेज के क्लिक पे आ गया ना, मैं अपने गूगल वाले पेज पे। तो ये होता है हमारा लिंक टैग, जिसको हम अपने एंकर टैग से डिनोट करते हैं। अब आपने यहाँ पे ध्यान दिया होगा कि कई सारे लिंक ऐसे भी होते हैं जिनके क्लिक पे आप एक नए पेज पे या फिर एक नई विंडो पे या फिर एक नए टैब पे रीडायरेक्ट हो जाते हो। तो उस चीज को हैंडल करने के लिए एंकर टैग का एक और एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम होता है टारगेट। टारगेट के अंदर 4-5 तरीके के ऑप्शंस होते हैं कि आप टारगेट को ब्लैंक रखना चाहते हो, उसके पेरेंट पे डालना चाहते हो, सेल्फ या टॉप पे भेजना चाहते हो। तो अभी जैसे कि मैंने आपको बोला कि बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसे होती है जिनके क्लिक पे आप एक नए टैब पे पहुंच जाते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको लिखना है अंडरस्कोर टारगेट ब्लैंक। टारगेट ब्लैंक अब क्या करेगा, अब इस लिंक के क्लिक पे ध्यान देना, मैं सारी अदर यहाँ से लिंक काट देता हूँ। अब आप इसके क्लिक पे जस्ट बगल में देखा आपने, मेरा डॉक्यूमेंट ये रहा, मेरी वेबसाइट ये रही, उसके जस्ट बगल में ब्राउजर के अंदर एक और नया टैब खुल गया और उसके अंदर जो मैंने उस लिंक के अंदर URL डाल रखा था, हम उस URL पे रीडायरेक्ट हो गए हैं। मैंने इसको काटा, इसको मैंने फिर से ट्राई किया तो फिर से यहाँ पे हो गए हैं रीडायरेक्ट, ठीक है। तो टारगेट का काम ये होता है। अब हम क्या करते हैं, अब हम आगे बढ़ते हैं, हम अब अपने बात करते हैं डिव टैग पे। अब ये डिव टैग क्या करता है, डिव टैग एज अ बॉक्स का रोल निभाता है। डिव टैग ये बोलता है कि जितना भी कंटेंट आप डालना चाहते हो, सपोज दैट मैं आता हूं, मैंने आपको मैं इसी पे गूगल पे ले जाता हूँ, गूगल पे ले जाने के लिए मैं यहीं से आके इस लिंक पे जाता हूँ, ठीक है। अब जो ये आपको एक लेआउट दिखाई दे रहा है कि ये यहाँ पे लोगो है, इसके अंदर ये एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स के अंदर ये सर्च का ऑप्शन है, फिर यहाँ पे कुछ टाइप करने का है, फिर उसके आगे 2 आइकन लगे हुए हैं। ये कैसे लगा हुआ है, तो इस चीज को हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक डिव टैग का यूज करते हैं। उसके अंदर हम क्या करेंगे, अगर मैं इसमें आऊँ, गूगल वाले पे आऊँ, तो यहाँ पे एक सर्च का आइकन है ना, तो यहाँ पर सपोज दैट इसके अंदर मैं काम करता हूँ, मैंने जो ये मेरा H1 टैग है, ये H1 टैग को मैंने किया कॉपी और यहाँ पे मैंने कर दिया पेस्ट, और ये मेरा HP टैग है, इस P टैग को मैंने किया कॉपी और मैंने यहाँ पे कर दिया, इसके नीचे कर दिया मैंने पेस्ट। अब अपने ब्राउजर पे आते हैं तो ये हो गया हमारा H1 टैग, ये हो गया हमारा पैराग्राफ। अब आप बोलोगे इस H1 और इस पैराग्राफ में और इस H1 और इस पैराग्राफ में क्या डिफरेंस है। अब इसके अंदर डिफरेंस ये है, जब हम CSS के थ्रू इसके अंदर हम स्टाइलिंग करेंगे ना, तब ये डिव एलिमेंट बहुत यूजफुल होने वाला है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, जितने भी हमने वेबसाइट्स के अंदर यूज होने वाले एलिमेंट्स और टैग्स हैं, वो सारी चीज़ें हमने देख ली हैं। HTML के अंदर और भी बहुत सारे टैग्स होते हैं, लेकिन ये वो टैग्स हैं जो मोस्टली एक वेबसाइट्स को बनाते समय काफ़ी यूज होते हैं, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम एक छोटा सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे और उसके अंदर सीखेंगे कि कैसे कैसे इन एलिमेंट्स को, इन टैग्स का यूज किया जाता है। तो चलिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।